नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी शिक्षा मस्ती के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने दिल और दिमाग को खोलकर बैठिएगा, साथ ही पेपर पेन लेकर बैठिएगा और साइड में अपने प्यार मोहब्बत को रख दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आता है, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। यूनानी या ग्रीक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के ज़्यादातर वर्ड जो है लैटिन से लिए गए हैं। कहाँ से? लैटिन से होंगे। और बायो की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो बायो की जो है ग्रीक या यूनानी से। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका ग्रीक या यूनानी बिल्कुल सही जवाब होता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का मतलब हम समझते हैं क्या होता है। तो बायो का मतलब क्या होता है? एक ज़िंदगी से या जीवन से है, ठीक। और उसके बाद लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन से। तो हम क्या मतलब जीव के अध्ययन को जो है क्या बोलेंगे? हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, ये चारों के चारों आप देख रहे होंगे। तो ये चारों के चारों विटामिन सी के स्रोत ही हैं, ठीक। अब ऐसा भी नहीं आप जो है इनमें से सारे के सारे ऑप्शन चॉइस करेंगे। जब आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें एक ही ऑप्शन आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें सटीक आंसर क्या है, इसका सटीक स्रोत क्या बैठता है। तो जो है ऑप्शन बी आंवला जो है आपका, ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? विटामिन सी का। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करने या धुलने पर ये स्टोर रहता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा स्टोर रहती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका सही जवाब होता है क्या? आंवला। अब विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। इससे होने वाली रोग क्या होती है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? स्कारबिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाजर एक है, तो गाजर एक है ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं, जड़ है, स्टेम है, फल है, पुष्प है। जी, इसका सही जवाब होता है जड़। क्या? गाजर एक जड़ है। तो देखिए, गाजर इस तरह से ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। तो गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत माना जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रोग क्या होता है? रतौंधी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोलिक एसिड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या है? फिनोल। कार्बोलिक एसिड जो है फिनोल नाम से जाना जाता है। तो इसको कार्बोलिक एसिड बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। अब एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये जो है टमाटर और पालक में पाया जाता है, ठीक है। टमाटर और पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा फिनोल बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है, इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है या किसको नियंत्रित करता है? तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंसुलिन जो है एक क्या होता है? ये हार्मोन होता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। लेकिन जब हमें ऊर्जा या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और ये जो है इंसुलिन हार्मोन होता है, ये अग्न्याशय ग्रंथ से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्न्याशय ग्रंथ से स्रावित होता है। आप लोग समझ गए होंगे इससे कि आपका सही जवाब क्या होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है ग्लूकोज, ठीक है। आप ये भी जान लें कि इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में जो है मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह। और इंसुलिन की खोजकर्ता के बारे में बात करें, इसके ये भी आंसर आता है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन जो भी रहेगा सामने उसमें जो है बैटिंग जी रहेंगे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉन स्टिक फ्राई पैन के साथ लेपित होती है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको चॉइस करना है। तो आइए देखते हैं। आप लोग देखते होंगे अक्सर
क्या मार्केट में जाते होंगे तो अंडे की दुकान पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे उसके पास ब्लैक कलर का एक बर्तन रहता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है वो अंडे को तलता है या फ्राई करता है या आमलेट को बनाता है उसमें, ठीक है। क्या होता है आप लोग देखते होंगे कितनी ईजी से या आसानी से उसमें मतलब उसमें जो है आमलेट बन जाता है, उसमें चिपकता नहीं है। तो जो उसके अंदर जो ब्लैक कलर का लगा होता है उसी को बताना है, मतलब किस चीज़ का होता है, किसका लेपित किया जाता है। तो उस बर्तन को जिससे मतलब कोटिंग किया जाता है, लेपित किया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी चीज़ें हम फ्राई करें उसमें चिपके ना। तो ये सभी की सभी क्या होती है, ये हमारी पॉलीमर होती है। तो नॉन स्टिक पर जो है टेफ्लॉन पॉलीमर का क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा टेफ्लॉन बिल्कुल सही जवाब होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटामाइड जैसी गंध है, ऑप्शन ए सड़े हुए अंडे जैसी, या लहसुन जैसी, या परफ्यूम जैसा, या चूहे की जैसी गंध है। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, जो भी चीज़ है आपको ध्यान देने की बात है। जो सोडियम एसिटामाइड जो है गंध है ये चूहों की जैसी गंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है वेल्डिंग कार के लिए उपयोग किए जाने वाली गैस कौन है। क्या वेल्डिंग कार के लिए उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C2H2। तो आपका जो है ये C2H2 वेल्डिंग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली क्या है, गैस है। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका C2H2 बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने रहा रेडान एक है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, दवा, अक्रिय गैस, नायलॉन, विस्फोटक। इनमें से आप ध्यान दीजिए, आप ये एक क्या है, रेडान क्या है, एक ये है एक अक्रिय गैस। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका अक्रिय गैस बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि आवर्त सारणी में जो भी 18वें समूह या ग्रुप में जो भी आते हैं, जितने भी तत्व आते हैं 18वें समूह या ग्रुप में, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। जिसमें क्या होता है 18वें समूह में कौन कौन सी गैसें आती हैं, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया और रेडान हो गया, ठीक है। तो रेडान आपका कौन सा है, अक्रिय गैस है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। आपका प्रश्न क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, आर्सेनिक है, सीसा है। नहीं, ध्यान दीजिए, जो ब्लू बेबी रोग किस में होता है, सबसे पहले जान लीजिए। ब्लू बेबी जो रोग होता है ये क्या होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग जो होता है ये क्या करता है, दिल, बच्चों के दिल में क्या करता है, छेद करते, एक होल हो जाता है, ठीक है। ये किस कारण से होता है, ये होता है जो है पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ये रोग हो जाता है, जिससे दिल में जो है, बच्चों के दिल में छेद हो जाता है, ठीक। और बच्चों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ब्लड जो है ब्लीड रहता है, वो क्या होता है, आपस में दोनों मिल जाते हैं, ठीक। शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, जिस कारण ब्लड या रक्त शुद्ध होना बंद हो जाता है, ठीक। और जिसकी वजह से बच्चे का शरीर जो है धीरे 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 करके क्या होता है, नीला होता रहता है, और जिस वजह से ये बच्चे जो है ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका नाइट्रेट बिल्कुल सही जवाब होता है। फलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसमें जो है फलों के अध्ययन को जो भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा पोमोलॉजी बिल्कुल सही जवाब होता है। लेकिन अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, तो स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी किससे संबंधित होता है, ये होता है, ये संबंधित जो भी होता है स्पर्म से या शुक्राणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्पर्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो होता है ये क्या होता है, हमारा कवक का अध्ययन जो भी होता है ये हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और डेंड्रोलॉजी की बात करें, डेंड्रोलॉजी जो होता है हमारा झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पायस कोलाइड है। क्या एक पायस कोलाइड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आता है तरल में तरल, ऑप्शन नंबर बी आता है तरल में ठोस, ऑप्शन नंबर सी आता है तरल में गैस, ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा गैस में तरल। तो ध्यान दीजिए पहले, तो ये जो कोलाइड होता है, इमल्सन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब होता है तरल में तरल या द्रव में द्रव भी बोल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आइए देखते हैं, पायस या इमल्सन बोलते उसे है जो तरल में तरल हो पर क्या हो, मिक्स ना हो दोनों, ठीक। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं,
तेल और पानी को मिक्स कर दीजिए। ये क्या हो गया, ये हमारा पायस हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। दूध और पानी को मिक्स कर दीजिए, ये द्रव में द्रव हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल और पानी इसको मिक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा पायस हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। कहने का मतलब पायस एक कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि पानी को पानी मिक्स कर देंगे, ये क्या हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। दूध में दूध मिक्स कर देंगे, मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा तरल में तरल बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लांक स्थिरांक की इकाई क्या है, प्लांक कांस्टेंट की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकेंड होता है। क्या, प्लांक कांस्टेंट जो है, प्लांक स्थिरांक जो है हमारा, उसकी इकाई क्या है, जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक गतिशील शरीर में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी हमारा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी हमारा है ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब होता है, क्योंकि हमारी शरीर गति कर रही है, गति में चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, हमारा गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमारा क्या होती है, ½ mv² होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।